हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू स्किल टेल। तो बेटा आज स्टैंडर्ड 6 में हम हमारी इंग्लिश की जो जर्नी है वो शुरू करने वाले हैं। और इस इंग्लिश की जर्नी का मैं हूँ आपका एक लोको पायलट। मेरा नाम है द्रुमिल, यू कैन कॉल मी द्रुमिल सर। तो इस इंग्लिश की जर्नी में हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं? तो बेटा हम शुरू करने वाले हैं एकदम बेसिक से और पहुँचेंगे टॉप तक। यानी कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है कि आप स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक और इवन कॉलेज में भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या तो स्कूल में ही कोई कंपटीशन होती है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, तो तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अंडरस्टैंडिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम इस जर्नी में कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही कनेक्टिव एग्जांपल्स लेंगे, ऐसे नहीं कि जो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे। ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो आज आपको लेक्चर में देखने को मिलेंगे, वही एग्जांपल्स को हम समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके, तो आज इस जर्नी का डे 1 है, हमारी इंग्लिश की जर्नी का डे 1 है, जहाँ पे हम इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और लास्ट में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि बोला जाता है जो इंग्लिश, व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर रहता है और किस वे में बोलना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस कोर्स के थ्रू सीखने वाले हैं। तो स्किल टेल में इस जर्नी की करते हैं शुरुआत। तो डे 1 में सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री। तो हमारा गोल क्या है, हम होम टाउन से जाने वाले हैं पूरा इंट्रोडक्शन में। आज का जो हमारा वे है वो कहाँ से है? हमारे होम टाउन से। अब होम टाउन का मतलब मेरा कि जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ओके, और जाने वाले इंट्रोडक्शन तक बहुत ही बेसिक, बहुत ही एकदम ईजी एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है। तो अगर हमें हमारा गोल पता होता है तो ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन मिल ही जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको ये एक ओल्ड लेडी दिख रही होगी। इनका एक क्वेश्चन है आप सबसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? एक्चुअली मैं तो जानता हूँ इनको, पर आप जानते हो एक्चुअली? चलिए, तो ये क्या है? ये है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। ये कौन है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। देखो बेटा, ऐसे ही हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, कैरेक्टर्स लेंगे। ये है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ये होता है बेटा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ओल्ड क्यों है, राइट? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ओल्ड लेडी को मैंने क्यों इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट किया है ना? लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी है मेरे पास कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक्चुअली बॉर्न हुआ था। ये जो ओल्ड लेडी है उनका एक्चुअली बॉर्न हुआ था, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जैसे कि इनका नाम क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, कब बॉर्न हुई थी? ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी। कब? ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में उनका बॉर्न हुआ था। उनका बॉर्न कब हुआ था? ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में, राइट। और इनके मतलब ऑब्वियसली कोई अगर बॉर्न होता है तो उनके पेरेंट्स भी होते हैं। ऑब्वियसली आप सभी के पेरेंट्स हैं, मेरे हैं, ओके। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज के कौन पेरेंट्स होते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज के पेरेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एंगल्स, मैथ्स वाले एंगल्स नहीं, जो हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो नहीं। ये एक लोगों का नाम है जिन्हें हम एंगल्स कहते हैं, एक प्लेस के नाम से पढ़ा है। जैसे अगर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं तो उन्हें हम हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये भी एक लोगों के जगह से नाम पड़े हैं, ठीक है। तो अभी मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या आप ये जानते हैं कि हाउ ओल्ड शी इज़? मैंने यहाँ पे बताया कि 5th सेंचुरी में उनका बॉर्न हुआ था, ओके। तो आप काउंट कर सकते हो कि 5th सेंचुरी है ना, 5th सेंचुरी से लेके अभी ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? इट इज़ 21st सेंचुरी। तो ऑलमोस्ट जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी ओल्ड है? वो ऑलमोस्ट, अब ये दादी खुद ही आंसर देती है कि बेटा आई एम मोर देन 1400 ईयर्स ओल्ड। देखो, इतना तो कोई भी इंसान नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज हो सकती है बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। कोई जीती जागती कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो ये 1400 साल पुरानी है, ओके। अब आपको सब क्वेश्चन होगा, यार इतनी पुरानी लैंग्वेज है? यस, इट इज़ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ओके। तो अभी अब आपके जैसा ही एक हमारा कैरेक्टर है, आप ही हो। जैसे समझ लो कि हमारा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पिंटू,
ओके। ये पिंटू हमारे पूरे इंग्लिश के कोर्स में हमें हेल्प करेगा, क्वेश्चन पूछने में, आंसर देने में, कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर करेगा। तो ये पिंटू है जो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारी दादी है, हम कह सकते हैं इनके, हम एक नाम रख देते हैं कि इनका नाम क्या है, हमारी दादी है। तो दादी से ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके मम्मी पापा कौन है। तो फिर जो मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बताया था ना, अभी थोड़ी हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ आपसे। तो अभी ऑब्वियसली इतनी पुरानी बातें ज़्यादातर किसी को याद नहीं होती। तो दादी कहती है कि बेटा आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि एक्चुअल में मैं कहाँ से मैंने बॉर्न, मतलब मेरा जन्म कहाँ हुआ, ओके, ये कौन थे मेरे मम्मी पापा, थोड़ा बहुत मैं भूल चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी बातें तो हो सकता है इनकी एज हो गई इस वजह से, ओके। तो अभी ये दादी हमें कहती है कि बेटा आप पता करो, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पता करो कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कितनी पुरानी है और कहाँ से उसका बॉर्न हुआ है, कहाँ से वो आई है, कहाँ पे इन्वेंट हुई है। तो थोड़ी हिस्ट्री है यहाँ पे, देखिए कि इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। यहाँ पे कौन सी कंट्री का नाम आया, जर्मनिक। जर्मनिक यानी किससे रिलेटेड है, जर्मनी से, जर्मनी, राइट। आपने नाम तो सुना ही होगा शायद, आप फुटबॉल के अगर फैन हो तो जर्मनी इज़ अ वेरी गुड कंट्री, राइट, अ टॉप मोस्ट कंट्री इन फुटबॉल की गेम में वो बहुत ही अच्छी एक कंट्री है, वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज फर्स्ट स्पोकन इन अर्ली मेडिवल इंग्लैंड, मतलब बहुत पुराने इंग्लैंड में। हमें हिस्ट्री से इतना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन समझना किस लिए है, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, राइट। तो इंग्लैंड, जो पुराना इंग्लैंड था, वहाँ पे बोली जाती थी, ओके। और अभी 21st सेंचुरी में, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली एक लैंग्वेज बन चुकी है। उसकी शुरुआत कब हुई थी, 5th सेंचुरी में हुई थी उसकी शुरुआत, और आज 21st सेंचुरी में इट इज़ द टॉप मोस्ट लैंग्वेज कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ओके। तो कहाँ शुरुआत हुई थी, तो वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। अब कुछ लोग ही होंगे ना वहाँ पे, ऑब्वियसली कोई अगर लैंग्वेज लेके आ रहा है तो लोग ही लेके आएंगे। तो ये क्या होता है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर एंगल्स, इट इज़ नेम्ड आफ्टर एंगल्स, एंगल्स इंग्लिश, एंगल्स इंग्लिश, एंगल्स इंग्लिश। तो आप नाम रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो वन ऑफ द एंशिएंट जर्मन, अब ये एंगल्स कौन थे, ऑब्वियसली लोग होंगे, कहाँ के थे, तो कि वन ऑफ द एंशिएंट जर्मनिक पीपल, एंशिएंट यानी बहुत पुराने, जर्मनिक पीपल जर्मनी के लोग थे, दैट माइग्रेटेड टू द एरिया ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो जिन लोगों ने जर्मनी से कहाँ तक पहुँचे थे, ग्रेट ब्रिटेन तक माइग्रेशन किया। माइग्रेशन किया यानी क्या करना, हम अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, रहने के लिए हमें घर तो चाहिए ना। तो उस रीज़न की वजह से उन्होंने क्या किया, माइग्रेशन किया, अपने आप को दूसरी जगह लेके गए। तो कहाँ लेके गए, तो कि ग्रेट ब्रिटेन तक लेके गए, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन का कुछ एक एरिया उनके नाम से जाना पहचाना लगने लगा, जिनका नाम क्या था, इंग्लैंड। इंग्लैंड का नाम किससे पड़ा है, इंगल्स से। शायद ये आपको बात नहीं पता होगी, ओके। और भी बहुत सारी हिस्ट्री है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दैट इज़ विकीपीडिया। बहुत ही फेमस एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। तो आपका ये टास्क है कि आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा पता करना है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा। अभी प्रश्न ये होता है कि हमें ये जो लैंग्वेज है, हमें ये जो लैंग्वेज है ये पढ़नी क्यों है। ऑब्वियसली कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 2 रीज़न दूंगा, ओके। और वो 2 रीज़न एग्जैक्टली आपको कनेक्ट करेंगे कि किस वजह से आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है, क्यों आपके स्टैंडर्ड 1 से लेके 12 तक आपके कॉलेज में ये लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगर आपको इसके पीछे का पर्पस पता चल गया कि मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूँ, तो आपको काम करने में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, सो ऑलवेज आस्क वाई। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको वाई दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी काम अगर आप जब इंटरेस्ट लेके करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से होता है।
आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी काम करो, स्कूल जाते हो ना आप सब लोग, अगर स्कूल जाते हो तो अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से पूछ सकते हो कि स्कूल क्यों जाते हो। ऑब्वियसली मैं तो इसका आंसर दूंगा ही आपको स्किल टेल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी कि अपने आप को कैसे डेवलप करता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ जो आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी कि हमेशा कोई भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे वाई, जो क्यों, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। देखिए बेटा कि अभी ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोब, एक मैंने इमेज ली हुई। अब इस पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली जो मैं नंबर लिख रहा हूँ उतनी कंट्रीज़ हैं, 195 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में। कितनी कंट्रीज़ है? 195। और ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है। हाँ, बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंट कंट्रीज़ भी होगी जिनको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ 195 जितनी है। और ये कितनी सारी हो गई ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक कंट्री अपने खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, है ना। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कि अगर बात करें हमें हमारी जो आर्म फोर्सेस है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस जो है, हमारी सेना जो है, नौका सेना, वायु सेना, जो हमारा ज़मीन दल, जो आर्मी फोर्सेस है, ठीक है, इनको पावर अप करना है, इनको बहुत सारे इक्विपमेंट से लगा देना है ताकि कोई भी दुश्मन हमें हैरान ना कर सके। तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट की, वेपन्स की ज़रूरत होगी, है ना। आप सब लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ गेम्स खेलते होंगे तो वेपन्स आते हैं कि नहीं। तो अगर मान लो कोई एक ऐसी कंट्री है जिनके पास ये वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करेंगे? दूसरी कंट्री से वेपन्स खरीद सकते हैं, यस। तो दूसरी कंट्री से क्या होगा? व्यापार होगा। वो हमको वेपन्स देंगे, हम उन्हें क्या देंगे? सामने पैसे देंगे, जो भी उनकी अमाउंट है वो। तो सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा कैरेक्टर है, आप सभी जानते हो इसे। ये कौन है? नोबिता है, ठीक है, डोरेमोन जो आपका एक, आई थिंक जो एक गाना है, सबसे प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन, ये आई थिंक आप सब जानते हो। तो अभी ये नोबिता का मान लो एक ड्रीम है कि मुझे बड़े होकर एक बिजनेसमैन बनना है। समझना ध्यान से कि बड़े होकर क्या बनना है? एक बिजनेसमैन बनना है, इंटरनेशनल, मुकेश अंबानी जैसे, बिल गेट्स जैसे, इलॉन मस्क जैसे, ठीक है, देन जेफ बेजोस जैसे, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका मैंने नाम लिया, ओके। तो नोबिता का भी एक ड्रीम है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है। हर एक का ड्रीम, आपका भी कुछ ना कुछ ड्रीम होगा कि मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मुझे ये बनना है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो नोबिता को भी इसी तरह एक बिजनेसमैन बनना है, मतलब कि उसे अपने देश के, अपनी जितनी भी एरिया है उसमें तो बिजनेस करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ में भी बिजनेस बढ़ाना है ना। समझ रहे हो कि जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, रतन टाटा जी, उनका सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी बेचते हैं, है ना। जैसे जोमेटो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। जोमेटो हमारे इंडिया में ही फेमस नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में भी फेमस है। ओयो रूम्स बहुत ही फेमस है बाहर। तो वैसे ही नोबिता को भी अपना बिजनेस जो है वो बाहर लेके जाना है, आउट ऑफ कंट्री लेके जाना है। कंट्री तो रखना ही है अपनी, पर दूसरी जगह पे भी उसे टेक ओवर करना है। तो वहाँ पे अब क्या होगा कि इन्हें अगर मान लो कि बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा नोबिता बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, ठीक है, लेकिन नोबिता ने एक चीज़ जो सीखी नहीं है वो ये है कि उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही आती है। क्या बोले इसको? कि हिंदी लैंग्वेज ही आती है उसे। और उन्हें अपना जो बिज़नेस है अरब कंट्रीज़ में, कहाँ पे? अरब कंट्रीज़ में करना है। तो अरेबियंस जो लोग होंगे वो तो अपनी उर्दू लैंग्वेज बोलेंगे, अरेबियन लैंग्वेज बोलेंगे, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन क्या हो पाएगा? अगर मैं अभी कोई और लैंग्वेज में बोलूँ जिसमें आप समझ नहीं पाते हो, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो हो जाए, कम्युनिकेशन हो पाएगा, दोनों के बीच बातचीत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर ये अपनी ज़िद पे अड़े रहे कि मुझे भी अपनी ही लैंग्वेज में बात करनी है, नोबिता भी अपनी लैंग्वेज में बात करना डिसाइड करेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। तो रास्ता क्या हो सकता है कि भाई कोई एक ऐसी लैंग्वेज डिसाइड करो कि जो इंटरनेशनली यूनिवर्सल हो, यानी कि सब लोग इसे इस्तेमाल करें।
कोई भी कंट्री हो, दो कंट्री के बीच में अगर डील हो रही है तो वो दोनों कंट्री किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगी? इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगी। अब ये क्वेश्चन होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों? ऐसी तो बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे 195 कंट्री है तो ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेज तो होगी ना, मान लो आधी 50% लैंग्वेज तो हो सकती है उन कंट्रीज़ की, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो शायद आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो बेटा जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंग्लिश कंट्री ने सिर्फ इंडिया पे राज नहीं किया था, वो पूरे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका राज चलता था, और उस वजह से जो उनकी लैंग्वेज है वो हर एक जगह पे यूज़ होने लगी। तो इंग्लिश इस वजह से इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। सो इंग्लिश यूज़ करने का रीज़न ये है, ओके, कि नोबिता को भी अभी एक बिजनेसमैन बन के उसे इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा अगर उसे अपना जो कारोबार है, अपना जो बिज़नेस है वो आगे लेके जाना हो तो। और इनफैक्ट अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के मतलब कंट्री के अंदर ही इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया है, राइट। अभी दूसरा एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो ये जो डायलॉग है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज़ के आली रे आली आता तुझी बारी आली, ठीक है। ये डायलॉग किस मूवी का है ज़रा याद करो, और किसने बोला था वो भी याद कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को और याद कीजिए कि किसका डायलॉग है, ठीक है, और कौन सी मूवी का है। तो ये पर्सन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये है प्रकाश राज, बहुत ही अच्छे विलन है, ठीक है। तो एक बार एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि प्रकाश राज को इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं 7 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता हूँ, 7 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता हूँ। अब ये प्रकाश राज का काम क्या है? एक्टिंग, राइट, एक्टिंग करना। तो अगर ये 7 से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, तो इनके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि जो रीजनल मूवीज़ है वहाँ पे भी उनको चांस मिलेगा। आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि ये कौन सी मूवी का है? सिंघम मूवी का है, ठीक है। और ये प्रकाश राज जो थे ये उस मूवी में विलन थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी आप लैंग्वेज ज़्यादा जानते हो उतना ही आपका जो एक कहे कि करियर ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंग्लिश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, विंडो टू द वर्ल्ड। तो आई होप कि आपको क्यों इसे पढ़ना चाहिए ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऑब्वियसली फ्यूचर में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंग्लिश एज ए मैंडेटरी है। अपनी नेटिव लैंग्वेज को तो जानना ही है, लेकिन इंग्लिश को भी साथ ही साथ सीखना होगा। मोर लैंग्वेज मोर ऑप्शंस, ओके। तो हमने हिस्ट्री देख ली, इसका इंपॉर्टेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे एक चेन बनाई हुई है मैंने कि इंग्लिश को जो भी हम बातचीत करते हैं, कोई भी लोग जब बातचीत करते हैं तो ये चेन को ही फॉलो करते हैं और हम भी उस चेन को फॉलो करेंगे। तो चेन में हर एक छोटी छोटी, जैसे एक मोती होता है ना, एक पूरी जैसे माला होती है, तो माला में कैसे होता है, छोटे छोटे मोती होते हैं। तो वैसे कौन कौन से मोती है? तो सबसे पहला जो मोती है हमारे इस चेन में, दैट इज़ नाउन्स, ओके। सेकंड है एडजेक्टिव्स, थर्ड है प्रोनाउन, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रेपोजिशंस, सेवंथ है कंजक्शन एंड एट्थ है इंटरजेक्शंस। अब ये एक्चुअली में मोती है क्या? तो बेटा ये कुछ और नहीं, लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं उनका क्या काम है, हम एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं इसमें कि ये नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, और सारे इन मोतियों के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, और जब बातचीत होती है तो इनका काम क्या होता है, ये हमें समझना है, ओके। तो शुरुआत करते हैं इन मोतियों के बारे में समझने। जो सबसे पहला हमारा मोती है दैट इज़ नाउन्स। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आप रिपीट करना। नाउन्स नेम, नाउन्स नेम, नाउन्स नेम। तो मैंने क्या बोला, नाउन को किससे रिलेट किया? मैंने रिलेट किया किससे? नेम से। तो नाउन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम है। अभी इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे मान लो कि स्टेशनरी पे हम गए, ओके, और हम स्टेशनरी पे जाएंगे तो फॉर एन एग्जांपल
ये चीज़ हमें ख़रीदनी है, ठीक है। तो हम मान लो हम कहते हैं जो दुकानदार है उसको कि भैया वो ऐसी एक कुछ रेक्टेंगल शेप की एक चीज़ है जिसमें ऐसे हम कुछ ऐसे पत्ते आते हैं सफ़ेद रंग के, जिस पे थोड़ी थोड़ी लाइन दी होती है, जिस पे हम कुछ एक नोकीली चीज़ आती है जिसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होता है, तो उससे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे 100 पे पत्ते की एक कुछ ऐसी चीज़ है, वो हमें दो ना। तो अभी वो स्टेशनरी वाला क्या बोलेगा, भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ की कोई आइडेंटिटी हो, राइट, ये जो मेरे हाथ में कुछ एक चीज़ है, मैं खुद हूँ, ठीक है, आप खुद हो, आपके हाथ में जो भी डिवाइस है, ये हर एक चीज़ की, हर एक जगह की कुछ ना कुछ क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। वरना आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया कि ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नोटबुक, इसे क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ के एक नाम होता है जिससे उसकी आइडेंटिटी होती है। दूसरी चीज़ क्या समझनी है आपको कि उसी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी से हमें पता लगता है कि किसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि नाउन जो है वो किस किस के नाउन होते हैं, 3 चीज़ों के नाउन होते हैं। एक होते हैं एनिमल्स, या तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ओके, ह्यूमन बीइंग्स। देन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे थिंग्स कहेंगे। एंड लास्ट में जगहों के भी तो नाम होते हैं, जैसे कंट्री का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, ठीक है। तो प्लेसेस क्या है, प्लेसेस। तो इन 3 अलग अलग नाम को हमें मतलब आज नहीं लेकिन आने वाले लेक्चर्स में पूरे डिटेल में समझना, ठीक है। तो एनिमल, ह्यूमन बीइंग, थिंग्स, प्लेसेस, इन सब के क्या होंगे, नाम होंगे। इन सब की क्या होगी, एक अलग आइडेंटिटी होगी, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ ले तो जैसे एनिमल हो गया, हमारा फेवरेट एनिमल एक कैट और एक डॉग होता है, जो पेट एनिमल ज़्यादा है। ह्यूमन बीइंग्स जैसे हर एक के नाम होते हैं, जैसे आपका नाम कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन है, पिंटू, और मैं कौन हूँ, मैं आपका लोको पायलट, या तो कह सकते हैं ध्रुमिल सर। वैसे आप लोगों को पता है कि लोको पायलट क्या होता है, पता करना, ओके। थिंग्स को मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया आपको, क्या दिया, बुक का, कौन सी, नोटबुक का। देन आफ्टर आपको बताया पेन। प्लेसेस को मैंने कहाँ बोला, क्या बोला कि आप कौन सी कंट्री से हो, आप कौन सी सिटी से हो, तो सिटी। देन आफ्टर कंट्री, ये सारे क्या होते हैं, नाउन ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाउन्स होते हैं, नाउन्स यानी एक अलग आइडेंटिटी। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो दूसरा मोती है दैट इज एडजेक्टिव। अब सेम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। मैंने जब इस चीज़ के बारे में उस स्टेशनरी वालों से पूछा तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई कि भाई एक रेक्टेंगल चीज़ होगी जिसके अंदर ऐसे वाइट कलर के पेज होंगे, है ना, जिसमें हम एक कुछ नोकीली चीज़ होती है, कुछ पॉइंट जैसा होता है जिससे हम लिखते हैं, जिसमें कुछ लिक्विड भी भरा होता है। तो मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या बताई, मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ की डिटेल्स के बारे में बात करी। मैंने क्या कहा, डिटेल्स के बारे में बात करी। कौन कौन सी डिटेल, उसका शेप हो गया, उसका कलर हो गया, वो क्या कंटेन करता है, वो सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो डिटेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे क्या होने लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसी बुक का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊँ कि ये जो नोटबुक है ये क्या हो गया, नोटबुक एक नाउन हो गया, एक नेम हो गया। तो नोटबुक की डिटेल के बारे में बात करूं तो सबसे पहला इसका शेप के बारे में बात करें तो शेप इसका कैसा है, रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है। देन आफ्टर अगर इसकी वेट के बारे में बात करें तो उसका जो वेट होगा, फॉर एन एग्जांपल इसके वेट के बारे में बात करें तो वेट फॉर एन एग्जांपल हो गया 100 ग्राम्स, ओके। देन आफ्टर हम बोले कि इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, तो फॉर एन एग्जांपल मिक्स कलर है, ठीक है, कुछ ये तो एक पूरा मिक्स कलर है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको, ये क्या बताती है, डिटेल्स बताती है। ये क्या बताती है, सारी डिटेल्स किस बारे में, कोई भी एक चीज़ के बारे में, कोई भी एक पर्सन के बारे में, या तो कोई भी एक प्लेस के बारे में, ठीक है।
तो वैसे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या है, वर्ड्स है। रेक्टेंगल एक वर्ड है, 100 ग्राम्स एक वर्ड कॉम्बिनेट किया है, मिक्स कलर एक कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या काम करते हैं, उसकी डिटेल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब आते हैं तीसरे मोती पर, प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउन मतलब क्या, प्रो लेवल का नाउन नहीं, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए और अपने जो फ्रेंड है, किसी एक फ्रेंड के बारे में 2 या 3 आप सेंटेंस बोलिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरे फ्रेंड के बारे में बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई चलो एक बहुत ही, जैसे कि नितिन इज़ माई क्लोज फ्रेंड, ओके। वैसे ही आपका कोई एक क्लोज फ्रेंड होगा कि नितिन मेरा बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड है। अब जब उन्हीं के बारे में, नितिन के ही बारे में मुझे बताना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ही इज़ अ जस्ट अ सेकेंड, he is a supervisor, ओके, सुपरवाइजर है। कौन सी, कोई एक कंपनी में वो एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया, नितिन का, कोई एक पर्सन का नाम लिया। अब जब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला तो क्या मैंने वही नाम रिपीट किया, नहीं, मैंने उसकी जगह पे क्या बोल दिया, ही। मतलब मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नितिन की ही बात कर रहा हूँ, है ना, मैं नितिन की ही बात कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये बुक को डिस्क्राइब कर रहे हो कि दिस बुक इज़ वेरी गुड, तो आपने जो दिस शब्द का इस्तेमाल किया वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि जब हम ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड in place of nouns are called as pronouns, ओके। बहुत ही डिटेल में समझेंगे आज, तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन ही है पूरा, ओके। तो नाउन्स की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब जो हमारा नेक्स्ट मोती है वो है वर्ब, ओके। चलिए ये वर्ब को एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं उसमें आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या बन सकता है कि यू आर लर्निंग ऑन स्किलटेल, आप स्किलटेल पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन है। एक्शन कौन सी है, टीचिंग की एक एक्शन है, लर्निंग की एक एक्शन है, कुछ ना कुछ आप क्रिया कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। आप ये क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स को जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कोई भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वर्ब्स। देन आफ्टर एडवर्ब्स, इससे थोड़ा आगे। अब एडवर्ब क्या है, तो जैसे मैं अगर ऐसा कहूँ कि You are learning properly on Skilltel. I am teaching you very efficiently on Skilltel. तो ये जो efficiently था, properly था, ये सारे words क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एडवर्ब रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन किस तरह से हो रही है, किस तरह से हो रही है, प्रॉपरली हो रही है, देन आफ्टर एफिशिएंटली हो रही है। तो ये जो वर्ड्स है ये क्या बताते हैं कि किस तरह से एक्शन हो रही है, ओके। जैसे एग्जांपल के मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू एफिशिएंटली
एफिशिएंटली। ओके, तो ये जो एफिशिएंटली है, देन आफ्टर आपका क्या सेंटेंस था कि यू आर लर्निंग प्रॉपरली, यू आर लर्निंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप सीख तो रहे हो लेकिन प्रॉपरली माने एकदम अच्छे तरीके से। मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन एफिशिएंटली माने एक बहुत ही प्रॉपर वे में एक आउटपुट अच्छा मिले उस तरीके से। तो एफिशिएंटली, प्रॉपरली, ये दोनों वर्ड्स क्या बताते हैं कि किस तरह से एक्शन हो रही है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मोती की, प्रेपोजिशंस। तो बेटा प्रेपोजिशंस जो है इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज पोजीशन। ओके, पोजीशन। अब प्रेपोजिशन जो है वो क्या करता है कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में या तो कोई पर्सन और कोई एक चीज़ के बीच में एक रिलेशन बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखूँ कि आई एम राइटिंग ऑन दिस स्क्रीन, आई एम राइटिंग ऑन दिस स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे कौन है, एक तो मैं हूँ और एक ये स्क्रीन है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन किस पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे। तो जो ये ऑन वर्ड है, ये जो शब्द है ऑन, दैट इज प्रेपोजिशंस। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रेपोजिशंस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल मीनिंग प्रेपोजिशंस का क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में या तो कोई पर्सन एंड चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, प्लेस के बीच में, चीज़ों के बीच में, पर्सन के बीच में, राइट। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद वाला, दैट इज कंजक्शंस। कंजक्शंस का मीनिंग ये होता है कि कंबाइन करना। इसे क्या कह सकते हैं कि कंबाइन करना, या तो आप कह सकते हो जोड़ना। हम हिंदी में उसे क्या कह सकते हैं, जोड़ना, टू कंबाइन। जैसे कि अगर मैं कहूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर। ओके, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। तो इन शॉर्ट कंजक्शंस क्या है कि जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को या फिर दो फ्रेजेस को, ये फ्रेजेस क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों को जो जोड़ता है जो शब्द, उसे हम कहते हैं कंजक्शन, राइट। तो ये है हमारे कंजक्शन कि जो कोई भी दो शब्द, दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे लास्ट मोती की, तो लास्ट मोती क्या है, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि क्या, कई बार ऐसा होता है, अगर मान लो जैसे मैं चेन्नई सुपर किंग का फ़ैन हूँ, ठीक है, अब मुंबई के सामने जो मैच होती है कई बार तो मुंबई जीत जाती है, तो मैं कहता यार चेन्नई सुपर किंग्स हार गई, CSK हार गई, धोनी अगर आउट हो गया तो कहते यार धोनी आउट हो गया, है ना। तो कई बार हम ये जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं उसमें कोई ना कोई एक इमोशन छुपा होता है हमारा। अगर CSK जीत गई तो फिर खुश हो जाएंगे, अगर CSK हार गई तो दुख हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हम जो इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, मम्मी ने आज अच्छी चीज़ें बना दी खाने में, ठीक है, तो वो फिर एक इमोशन आ जाएगा, पेट भर के खाएंगे। और मान लो ऐसे करेले की सब्जी बना दी तो फिर, है ना। सो हम कई बार हमारी नेटिव लैंग्वेज में तो इंटरजेक्शन का यूज़ करते ही है, लेकिन इंग्लिश में जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो CSK जीत गई तो हम कहेंगे कि हुर्रे, है ना, CSK वॉन, CSK वॉन, CSK क्या हो गई, जीत गई, है ना। अगर वही चीज़ को अगर मान लो दुख में रिप्रेजेंट करना है तो कहेंगे एलास। एलास का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते, कौन सा इमोशन, हैप्पीनेस बता रहे हैं ना यहाँ पे। ओके, तो और एलास, CSK, जस्ट अ सेकेंड, CSK लॉस्ट, CSK क्या हो गई, हार गई, तो यहाँ पे क्या बता रहे, सैडनेस। तो जो वर्ड्स हम इमोशंस बताने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके ही सब लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ये सारे 8 मोती का ही यूज़ करके जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश में इसी का इस्तेमाल करके बात करते हैं, ठीक है। तो
अब लेक्चर को ऐसे ही नहीं ख़त्म करना है, ठीक है। आपको कुछ मैं टास्क दे रहा हूँ। आपका टास्क क्या है कि आपको जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की, उसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो वर्ल्ड की, वो पता करनी है कि कौन सी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। और दूसरा टास्क क्या है आपका कि वर्ल्ड में टॉप 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली 5 लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता करना है। ये आपका आज के लेसन का डे 1 का टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डे 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने सीखा होगा। सो कंप्लीट करके ज़रूर वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।